नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पिछले कुछ एक महीनों से जो पूरे इंटरनेट पे जो शख्स सबसे ज़्यादा छाया हुआ था वो था जेफरी एप्स्टाइन और उसका फाइल्स। लेकिन आज हम लोग एप्स्टीन फाइल्स से हट के जेफरी एप्स्टीन द पर्सन और इंटेलिजेंस कनेक्शन, क्या वो मोसाद का एजेंट था, क्या वो सीआईए का एजेंट था, कौन सी बड़ी ताकतें थी जो उसे शील्ड करती थी, तो पूरा एक इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से जेफरी एप्स्टाइन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका रोल, जिसके शेड्स फाइल्स से कहीं वृहद है, कहीं बड़ा है। इससे कुछ चीज़ें समझने में हमें आसानी मिलेगी कि पॉलिटिशियंस एंड बिलियनियर्स के अलावा भी बड़े बड़े साइंटिस्ट्स वहाँ उनके आइलैंड में क्यों पहुँच रहे थे। क्या सिर्फ स्कैंडलस काम करने के लिए ही बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े मनीषी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी वहाँ पहुँच रहे थे, या इससे भी बड़ा कुछ और हो रहा था। और ये जो फाइल्स का जो स्कैंडल का जो एक पोर्शन है वो एक अलग पोर्शन है, एक छोटा सा पोर्शन है, और इससे भी कोई बहुत बड़ा रोल वहाँ पे हो रहा था। और जेफरी एप्स्टाइन जो मिस्ट्री है, ये कैसे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और जो पावर डायनामिक्स है, इससे कैसे जुड़ सकती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोसाद ने मॉडर्न इतिहास का सबसे बड़ा एक डार्क ब्लैकमेलिंग ऑपरेशन चलाया था। एप्स्टीन का जो मैंशन था और उसके बाद जो उसका आइलैंड था, दोनों जगह पे, जो वर्जिन आइलैंड के पास उसका प्राइवेट आइलैंड था, वहाँ पे कैमरास थे, वहाँ पे डिस्क्स भी मिले जिसमें बहुत सारे हार्ड ड्राइव मिले, जहाँ पे हो सकता है बहुत सारे एविडेंसेस हों। उनको जब सीआई ने कलेक्ट किया तो हो सकता है कि बड़े बड़े नामचीन लोगों का कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में वीडियोस होंगे, फोटोग्राफ्स होंगे, वहाँ से लिवरेज पाने के लिए ब्लैकमेल किया जाता था। ये एक एक बहुत बड़ा सच्चाई हो सकती है, एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा। 2003 में वर्जिन आइलैंड में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पहला सबसे बड़ा सिंपोजियम रखा गया था। वो सिंपोजियम रखा गया था जेफरी एप्स्टाइन के आइलैंड पे, और उस सिंपोजियम को अटेंड किया था मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक जिनको माना जाता है मार्विन मिन्स्की, केन फोर्ड जिनको हाइड्रोजन बॉम्ब का जनक माना जाता है वो, उसके अलावा पीटर थिल जो पैलेंटिर कंपनी के जो संस्थापक हैं और एंजल इन्वेस्टर है, पीटर थिल पे मैं आऊँगा, वो वहाँ मौजूद थे। और एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे सिंपोजियम काम करने वाली थी। इसका नाम दिया गया था कॉमन सेंस एआई। कॉमन सेंस एआई ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि एक टिपिकल, एक सोफिस्टिकेटेड टास्क को एआई सॉल्व कर सकता है, लेकिन एक इंसान जैसे कॉमन सेंस की तरह सोचता है कि किस चीज़ को आपको फ्रिज में रखना है, किस चीज़ को आपको गर्म जगह पे रखना है, और छोटी छोटी दिनचर्या का काम जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रगल कर रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2001-2002 से जब उसकी फंडिंग स्टार्ट हुई, तो वो जो सबसे बड़ा जो हर्डल देखा वो था कॉमन सेंस को डिटेक्ट करने में। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए जो सिंपोजियम रखा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉप ब्रेन्स को एमआईटी से, हार्वर्ड से और दूसरे आईवी लीग स्कूल से वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। जितने भी टॉप नेम्स थे, टॉप बिलियनियर्स एंड टॉप इन्वेस्टर्स, पीटर थिल, इलोन मस्क, मर्विन मिन्स्की, और टॉप जितने भी रिसर्चर्स हैं,
वहाँ गैदर होते हैं। ये क्यों गैदर होते हैं वहाँ पे? क्योंकि कुछ चीज़ें एथिक्स के बाहर चली जाती हैं। जब आप एथिक्स के दायरे को स्ट्रेच करते हैं तब आपको शायद किसी प्राइवेट आइलैंड की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ जब लोग गैदर होते हैं, वेल्दी लोग भी गैदर होते हैं, तो उन लोगों से पैसा निकलवाना, निगोशिएशन करवाना, कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टाइन के पास एक मैजिकल रेसिपी थी, एक एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट था जिसके कारण जेफरी एप्स्टीन से सब कोई करीब पहुंचते थे। वो लियाजनिंग का काम करते थे, एक दूसरे से मिलवाते थे, निगोशिएशन होता था और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बातों बातों में ही, चाय के चर्चे पे ही, कॉफ़ी पीते पीते बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सौदा हो जाता था और नए नए बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो जाती थी। तो ये था जेफरी एप्स्टीन का कमाल। लेकिन क्या ये कमाल जेफरी एप्स्टीन अकेला कर रहा था? ऐसा नहीं है। इसके पीछे आता है डार्पा का रोल। डार्पा एक ऐसी संस्थान है जो साइंटिफिक रिसर्च करती है, लेकिन मोस्टली कोवर्ट, जो काम करती है सीआईए के लिए। सीआईए के ऐसे ऐसे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जिसको कभी सामने बाहर लाया नहीं जाता। इसका एक प्रमुख उदाहरण है कि 1990s में ही कहा जाता है कि अनऑफिशियली डार्पा ने एक ट्रांसलेटर नाम का एक सुपर कंप्यूटर को इजाद किया था, और वो अभी तक का सबसे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो दुनिया का हर एक इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है और हर एक जो प्रोसेसेस हैं उसको क्रैक कर सकता है, और इंटेलिजेंस की दुनिया का बेताज बादशाह बनने में सीआईए का ट्रांसलेटर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज भी ट्रांसलेटर सुपर कंप्यूटर को सीआईए एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ऐसी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जिस पर डार्पा काम करती है, वही डार्पा के साथ एसोसिएटेड होता है पीटर थील। पीटर थील जो इलन मस्क के साथ काम किया था, पेपाल, पीटर थील और इलन मस्क ने ही दोनों एक साथ मिलकर बनाया था। पीटर थील डार्पा की मदद से, जब फेसबुक की शुरुआती दौर थी, हार्वर्ड कैंपस से एक यंग हुडी पहना हुआ बंदा मार्क जकरबर्ग जब फेसबुक को तैयार करता है, लेकिन फेसबुक की रीच नहीं बढ़ रही थी हार्वर्ड कैंपस के बाहर। पीटर थील वहां पहुंचता है, $500,000 का एक इनिशियल ग्रांट देता है, और उसके बाद गेस व्हाट, पीटर थील एक मीटिंग अरेंज करवाता है जेफरी एप्स्टीन के साथ, ताकि उसके नेटवर्क्स बढ़ें, कनेक्शंस बढ़ें। अब पीटर थील जब जेफरी एप्स्टीन के साथ उसे मिलवाता है, फिर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होती है उसके पहले, जिसका नाम था टोटल इन्फो। एक टोटल इन्फो एक डार्क प्रोजेक्ट था डार्पा का, जहां हर एक इंडिविजुअल का डेटा गवर्नमेंट ले सकती है, लेकिन उसे इसको ऐसे करना था कि यूएस लीगल जो लूपहोल्स उसको बाईपास करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग चाहिए थी जो पब्लिक खुशी खुशी अपना सारा इंफॉर्मेशन आपको खुद से दे दे। ये परफेक्ट मॉडल था फेसबुक का। तो क्या फेसबुक भी डार्पा का एक प्रोजेक्ट था? और डार्पा पीटर थील से जुड़ी हुई थी, और पीटर थील निर्भर था जेफरी एप्स्टीन पे। जेफरी एप्स्टीन को कहा जाता है कि अर्लीस्ट डेज का जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी रिसर्चेस हो रही थी, चाहे वो हार्वर्ड में हो, एमआईटी में हो, प्रिंसटन में हो, उन सब जगह पे
जेफरी इप्स्टीन का पैसा लगा हुआ था। हार्वर्ड में तो जेफरी इप्स्टीन ने एक प्राइवेट लैब भी क्रिएट किया था। उस लैब का नाम था पीडी लैब। पीडी लैब में बहुत एक फेमस रिसर्चर था, मार्टिन नोवैक। मार्टिन नोवैक एक यूजेनिक्स मॉडल पे काम कर रहा था, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ के ये बहुत ही एक टॉप सीक्रेट काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट था, जिसको कहा जाता है कि इट वाज ऑन द एज ऑफ एथिक्स। मतलब एथिकली शायद ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने से लीगली आपको परमिशन ना मिले। तो क्या ऐसी जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स थी, ऐसी जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स थी, जिन प्रोजेक्ट्स को लीगली आपको फंडिंग ना मिले, तो वैसे प्रोजेक्ट्स को करने के लिए जेफरी एप्स्टीन का सहारा लिया जाता था। जेफरी एप्स्टीन को एक ऐसा बंदा क्रिएट किया गया था कि जहां पे अलग अलग फील्ड के लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो एकेडमिशियन हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स निकल के आए, नई प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया जा सके। तो कहीं यही तो कारण नहीं है कि स्टीफन हॉकिंग का भी नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है। हो सकता है स्टीफन हॉकिंग का नाम जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स में स्कैंडल की वजह से नहीं, ये जो एक वृहद पिक्चर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उस कारण से आ रहा हो। जेफरी एप्स्टीन का फाइल जितना ही डार्क और स्कैंडलस है, जेफरी एप्स्टीन का जो ये नेटवर्किंग और अलग अलग सीक्रेट जो प्रोजेक्ट्स वो करता था, वो उतना ही ज़्यादा रोचक है। और इंटेलिजेंस का रोल इसमें ऐसे भी है कि इस बंदे का ना कोई कॉलेज डिग्री थी, ना कोई इसका फिनेंस का बैकग्राउंड था, फिर भी ये बंदा, इस बंदे को एक कॉलेज में एक मैथमेटिक्स टीचर का एक टेम्पररी रोल मिल जाता है। वहाँ पे एक स्टूडेंट के फादर जो कि एक इन्वेस्टर था, उससे वो मिलता है और वहाँ से एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट फर्म ब्रायन स्टेन्समे के साथ वो जुड़ जाता है। और वहाँ से फिर उसकी कनेक्शन स्टार्ट हो जाती है और कहा जाता है कि वहीं पे अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र उस पर पड़ती है। तो अगर वो डारपा के लिए काम कर रहा था, तब तो वो CIA का एजेंट हुआ। और अगर वो जो ब्लैकमेल ऑप्स जो मोसाद की बात की जा रही है, तब वो मोसाद का एजेंट है। तो ये दोनों हो सकता है दोस्तों, क्योंकि डबल एजेंट्स इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत ही कॉमन टर्म है। और हो ऐसा भी सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे CIA और मोसाद एक साथ काम कर रही हो। और ऐसे चीज़ों का जहाँ पे फेसबुक, डारपा, एप्स्टीन एंड पैलेंटीर। पैलेंटीर एक ऐसी कंपनी है जो कि एक आर्टिफिशियल ब्रेन की काम करती है। जितने भी डिफेंस में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल प्ले किया जाता है, उसको जब डेटा मिलता है तो वो एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे। जब उसे डेटा फीड किया जाए तब वो कंक्लूजन ड्रॉ करके एक ऑर्गेनाइजेशन को दे। ये सबसे पहला कंसीव पैलेंटीर ने किया था। और ये पैलेंटीर पीटर थील की कंपनी है। और पीटर थील ने पैलेंटीर तो बना लिया था, लेकिन उसको फेसबुक जैसा एक यूजर इंटरफेस की जरूरत थी, जहां पे पब्लिक विलिंगली अपना डेटा शेयर करे। और उसको जेफरी एप्स्टीन जैसे ऐसे लियाजनिंग करने वाले और नेटवर्क करने वाले और अलग अलग जो एजेंसीज हैं, जिनका हाथ जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों के ऊपर है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एक अलग पर्सपेक्टिव जेफरी एप्स्टीन के रोल का, जहाँ पे ये जो वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और अलग अलग जो एक्टिमिशियन हैं, ये उनके प्लेन्स में क्या कर रहे थे। क्या उनके आइलैंड में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिसर्चर हैं, क्या खाली वो फाइल के हिस्सा बनने जा रहे थे, स्कैंडल का हिस्सा बनने जा रहे थे, या ऐसे बहुत सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स
जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े एजेंसीज जो प्लान करती हैं, उन चीज़ों का पार्ट बने जा रहे थे। इन चीज़ों पे दोस्तों हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक मैं आनंद रूपम आगे चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।